तो शादी हुई थी उस समय तो सौरभ जी एमएलसी नहीं रहे होंगे? जी नहीं, वो अभी 2-3 साल पहले 2022 में आज वो एमएलसी हैं। सौरभ जी बिजनेस करते करते फिर पॉलिटिक्स में आए। तो आप सौरभ जी को फॉलो कर रही हैं, पीछे से अभी पॉलिटिक्स में आ रही हैं। को मैंने हर कदम पर उनका साथ निभाया है, मैंने हर कदम पर उनको मोटिवेट किया है, मैं उनके साथ जुड़ी रही हूँ। अच्छा, तो हस्बैंड भी आरजेडी में, वाइफ भी आरजेडी में। पहचानती है। जो उनको नहीं पसंद करते हैं वो ये भी कहते हैं कि उनका जो दौर था वो जंगल राज का दौर था। तो अगर ऐसा रहता तो इस बात से तो पब्लिक बिल्कुल एग्री नहीं करती है। जो आपने टैग दिया है उसको तो पब्लिक ने पूरा ही नकार दिया है और मैं भी सिरे से नकारती हूँ। नहीं, परिवारवाद अगर आप ऑपोजिशन अगर बोलता है तो मुझे लगता है ऑपोजिशन में की जितनी सारी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद से संपर्क रखती है, वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद से जुड़ी हुई है। आप तेजस्वी की पार्टी को ही क्यों चुन रही हैं? Look, from the last results that has been held for the Vidhan Sabha Chunav in the state of Bihar, I think Tejasvi Yadav has emerged as a young, confident leader who can prove him to the public of Bihar that he can take leadership in his hands very effortlessly and quite in a very manageable mode. So I feel Tejasvi Yadav is a better option. बिहार के गोपालगंज की एक लड़की जिसका लालन पालन झारखंड के जमशेदपुर में होता है, वहीं से शिक्षा ग्रहण करके आसमान की ऊंची उड़ान भरती है, एयर होस्टेस हो जाती है। लेकिन जैसा कि बिहार के परिवारों में होता है, उम्र हो गई, शादी होती है। गोपालगंज के बगल पास के जिला पश्चिम चंपारण के चनपटिया में एक ग्रामीण परिवार में पति बिजनेस में आते हैं। पति के साथ कदम ताल करते हुए वो भी बिजनेस में हाथ बटाने लगती है। पति एमएलसी हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार सिंह की पत्नी रश्मि रानी सिंह के बारे में। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मेरा फुल नेम रश्मि रानी सिंह है और मैंने अपनी अर्ली स्कूलिंग और ग्रेजुएशन जमशेदपुर से की है। मैं बेसिकली मेरा नेटिव प्लेस गोपालगंज बिहार से बिलोंग करती हूँ मैं। मेरी फिर उसके बाद शादी हुई वेस्ट चंपारण के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय एमएलसी सौरभ कुमार जी से। तो शादी हुई थी उस समय तो सौरभ जी एमएलसी नहीं रहे होंगे? जी नहीं, वो अभी 2-3 साल पहले 2022 में आज वो एमएलसी हैं। शादी होने के बाद तो आप हाउसवाइफ रही? जी बिल्कुल। और सौरभ जी बिजनेस में रहे? जी बिल्कुल। सौरभ जी बिजनेस करते करते फिर पॉलिटिक्स में आ गए। तो आप सौरभ जी को फॉलो कर रही हैं, पीछे से अभी पॉलिटिक्स में आ रही हैं। देखिए, उनको मैंने हर कदम पर उनका साथ निभाया है, मैंने हर कदम पर उनको मोटिवेट किया है, मैं उनके साथ जुड़ी रही हूँ। क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड था तो मैं हमेशा मुझे ये इंटरेस्ट रहता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर कहाँ जा रहे हैं, वो बाहर किस से जुड़ रहे हैं, किस से उनका संपर्क है, क्या उनका एस्पिरेशंस है, तो मैं हमेशा उसमें इंटरेस्टेड रही। आज आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। तो बेटी होने के बाद तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो गई होगी? जी बिल्कुल। तो फिर ये कैसे मैनेज कीजिएगा, घर, बिजनेस और पॉलिटिक्स तीनों? मेरी दोनों बेटियां एज 10 इयर्स प्लस हैं। दोनों ने अपने प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन कर ली है। अब वो दोनों बोर्डिंग स्कूल्स में हैं। अब उनका सारा टाइम अपने पढ़ाई और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाता है। हार्डली साल में 1 या 2 महीना वो लोग वापस घर आती हैं अपनी छुट्टियों में, अदरवाइज वो मतलब आपके पास समय है? आपके पास समय है। तो फिर आप जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए क्या? जी, अभी मैंने कुछ दिनों पूर्व ही आरजेडी ज्वाइन करी है। अच्छा, तो हस्बैंड भी आरजेडी में, वाइफ भी आरजेडी में? हाँ, तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आपने क्यों नहीं चुनी? एक्चुअली उनके साथ साथ रहते रहते मैं जब इन पार्टी से जब पार्टी से जुड़ी तो मुझे लगा कि मेरा आइडियोलॉजी बहुत मैच करता है इस पार्टी से। और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और मोटिवेटेड थी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर मिसेस राबड़ी देवी जी से, जिनसे मैंने मुलाकात की है काफ़ी बार और मुझे वो बहुत प्रभावशाली लगी है। लालू प्रसाद यादव इस पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं जी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गरीबों को आवाज़ दी है जी। आप एग्री करती हैं? जी बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो उनको नहीं पसंद करते हैं वो इस वजह से नहीं क्योंकि उनका नाम एसोसिएटेड था स्कैम से या भ्रष्टाचार से। जो उनको नहीं पसंद करते हैं, उन नहीं पसंद करने के पीछे रीज़न यही रहा है कि उन्होंने पिछड़े अति पिछड़े को आवाज़ दी है।
नहीं, जो उनके अधिकारों की बात की है, आज उनकी बातों को सामने रखा है। जो एकदम पीछे थे उनको आगे फॉरवर्ड लाने का काम किया है, उनको अपने सशक्त होने का काम किया है, उनको अपनी आवाज़ दी है, उनको अपनी नई पहचान दी है। जो उनको नहीं पसंद करते हैं वो ये भी कहते हैं कि उनका जो दौर था वो जंगल राज का दौर था। ये जो पर्टिकुलर नेम टैग आपने दिया है जंगल राज, इससे मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नहीं एग्री नहीं करती हूँ। रीज़न इसके पीछे ये है कि देखिए, पिछले हमारा विधानसभा चुनाव 2020 का जो हमारा लास्ट टाइम का चुनाव था, हम मात्र बहुमत से 7 सीट पीछे रह गए हैं और हम आरजेडी एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी है बिहार में। तो अगर ऐसा रहता तो इस बात से तो पब्लिक बिल्कुल एग्री नहीं करती है। जो आपने टैग दिया है उसको तो पब्लिक ने पूरा ही नकार दिया है और मैं भी सिरे से नकारती हूँ। अब एक चीज़ बताइए, लालू यादव के बाद राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी तेज प्रताप, परिवारवाद की पार्टी लोग कहते हैं, अपोजिशन कहता है, आम लोग भी कहते हैं। आपके पति एमएलसी, आप भी उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में, तो यहाँ भी परिवारवाद, ये तो एलिगेशन आपके ऊपर भी आएगा। नहीं, परिवारवाद अगर आप ऑपोजिशन अगर बोलता है तो मुझे लगता है ऑपोजिशन में की जितनी सारी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद से संपर्क रखती है, वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद से जुड़ी हुई हैं। मैं तो आपको नेम बता सकती हूँ और उंगलियों पे गिनवा सकती हूँ कि ऐसी कितनी ही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। और जहाँ तक परिवारवाद का बात है कि देखिए, हमारी जनता इतनी नासमझ नहीं है कि सिर्फ कोई किसी का पुत्र है या कोई किसी का पिता है या कोई किसी की पत्नी है इस नाम पर वोट दे। कहीं ना कहीं वो उभरते हुए नेता के आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है। उनमें अपने बिहार का, जैसे हमारे तेजस्वी प्रसाद जी में, वो हमारी जनता बिहार के एक फ्यूचर लीडर देखती है, इसीलिए शायद वो ज़्यादा उनसे प्रभावित है या उनको ज़्यादा पसंद करती है। तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, लालू यादव के घर में ही 3 नेता हैं, लेकिन नेतृत्व तेजस्वी के हाथ में है। आपको इस घर से बाहर भी कई नेता दिख रहे होंगे जो कि यंग हैं, पॉलिटिकल रेस में हैं आज की तारीख में। आप तेजस्वी की पार्टी को ही क्यों चुन रही हैं? Look, from the last results that has been held for the Vidhan Sabha Chunav in the state of Bihar, I think Tejasvi Yadav has emerged as a young, confident leader who can prove him to the public of Bihar that he can take leadership in his hands very effortlessly and quite in a very manageable mode. So I feel Tejasvi Yadav is a better option as if chosen as a leader of Bihar. But Prashant Kishore is already, and at every his oration he used to say that he is 8th pass, just he is 8th pass. He cannot deliver what the state requires. No, but from the last 1.5 years of his term in his office, I feel Tejasvi Yadav has proved himself to the people of Bihar that he can I do not agree with whatever somebody says or whatever they say about him, but in the last 1.5 years of his term, I feel he has proved it that he can do it much better than anybody else. रश्मि जी, बिहार में यंग लीडर्स की इस समय बाढ़ आई हुई है। 2 भाई तेजस्वी खुद हैं, क्योंकि आज दोनों भाई पॉलिटिकली अलग अलग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर हैं, मुकेश सहनी हैं। प्रशांत किशोर ऑल्दो रियली एज में उतना यंग नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल रेस में वो यंग ही हैं। आप तेजस्वी क्यों पसंद कर रही हैं? ऐसी क्या बात है जिससे आपको लगता है कि तेजस्वी ज्यादा बेटर है इन लोगों के मुकाबले? देखिए, जब हमारा पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, उस समय ये मुद्दा उठाया गया था कि तेजस्वी जी बोल तो रहे हैं नौकरी देंगे, पर वो इतना फंड कहाँ से लाएंगे, इतना रोजगार कहाँ से जनरेट करेंगे। ये सारा सवाल था उस समय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये सारा सवाल था। पर जो कार्यकाल अभी इनका पिछले 18 महीने का रहा, माननीय तेजस्वी जी का जो था, जिसमें वो डिप्टी सीएम रहे थे, उसमें उन्होंने वो कर दिखाया है।
उन्होंने 5 लाख से ऊपर नियुक्तियां की हैं और जिससे हमारी जनता बहुत प्रभावित है। और मुझे लगता है कि ये उनका कार्यशैली, उनका कार्य करने का ये तरीका से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। आपने अपने पॉलिटिकल वर्क के लिए या सोशल वर्क कहिए, उसके लिए आपने एरिया चूज कर लिया है, एरिया सेलेक्ट कर लिया है? जी, एरिया तो देखिए, जो मेरा घर है, जो मेरा ससुराल है, वही मेरा एरिया है, वही मेरा विधानसभा क्षेत्र है। मैं पिछले गत वर्षों से मैं वहीं पे वोटिंग करती आई हूँ, तो ऑब्वियसली वही मेरा घर है, वही मेरा एरिया है। और ऐसे पर्टिकुलरली आप सोचिए कि मैंने किसी पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर किया है, तो वो नहीं है। मेरा काम है अपने पार्टी से जुड़े रहना, अपने पार्टी के लिए काम करना, और मैं किसी भी एरिया में। आपके एरिया के इश्यूज क्या हैं? प्राइमरीली मेरे एरिया की इश्यूज है वुमेन एम्पावरमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे बाकी राज्यों की बाकी महिला जितनी सशक्त हैं और जितना एम्पावर्ड हैं, मैं जब अपने क्षेत्र में जाती हूँ, अपने घर, अपने होम टाउन जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको वो सुविधा, वो अधिकार नहीं दिया गया है जो बाकी राज्यों की बाकी महिलाओं को दिया जाता है। आपका एरिया गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। गन्ना और गन्ने से चलने वाली उद्योग, चीनी मिल, क्या सिचुएशन है उसका वहाँ? जी देखिए, चीनी मिल तो वहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी राज्य के कंपेयर में जो किसान को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो हमारे क्षेत्र की कृषि, हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उनको वो नहीं मिल पाता है। जितना फंड जनरेट होना चाहिए होता है बाकी स्टेट्स में सिर्फ शुगर केन के फार्मिंग से, मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में हमारे जो किसान हैं उनको वो सुविधा, वो उत्पादन का जो मूल्य उनको नहीं दिया जाता है। वो सुविधाएं मतलब जो बेस, जो रूट से जो फार्मर्स को कनेक्ट कर सके, इरिगेशन की सुविधाएं हो, चाहे सीड्स की सुविधाएं हो, वो उनसे वंचित। लेकिन ये तो कुछ बड़े मुद्दे हैं जी। आप अपने हस्बैंड को देखते होंगे, आम लोगों को डील करना, जो कि पॉलिटिक्स बहुत टफ गेम है जी। इसमें दिन रात लोगों से कनेक्ट रहना और ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों को एड्रेस करना, आप हैंडल कर पाइएगा? मेरी कोशिश पूरी रहेगी और मैं करती आ रही हूँ। जैसे मेरे मतलब मैं माननीय एमएलसी साहब के साथ जब मैं रहती हूँ तो अधिकतर उनको फ़ोन कॉल्स आता है चिकित्सा से संबंधित। बहुत लोग हैं जिनको प्राइमरी मेडिकेशन वहाँ नहीं मिल पाता है, जिनको जो सीवियर केसेस हैं उनके ट्रीटमेंट हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि हमारे क्षेत्र में एक भी अच्छी महिला जो चिकित्सक है उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी महिलाएं इस चिकित्सा से भी वंचित हैं। इनमें सबसे खास बात यह है जो मैं समझ पा रहा हूं कि ये अपने पति के साथ कदम ताल कर रही हैं, और शायद यही भारतीय परंपरा है कि पत्नी पति के पीछे पीछे चलते हुए हर उस मोड़ तक, हर उस मार्ग तक उसका साथ देते जहां तक उसका पति जाता है। ये रश्मि रानी सिंह, मेरी पूरी शुभकामना है इनके साथ। ये अपनी पॉलिटिकल पारी का आगाज करने जा रही हैं, पार्टी ज्वाइन कर ली है। बाकी पूरी शुभकामना आपके साथ। आप जनता की खूब सेवा कीजिए, खूब नाम कमाइए, खूब आगे बढ़िए। जी, धन्यवाद।